वेलकम बैक। मैं हूं आपकी होस्ट शिल्पा गुप्ता और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज सोर्स के इस इंफॉर्मेटिव शो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज सोर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक नया इनिशिएटिव है जहां पर होते हैं आपके स्टार्टअप एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हर तरह के सवालों के जवाब। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होते हैं हमारे दो एक्सपर्ट कंसल्टेंट, सीए मिस्टर हेमंत गुप्ता जी एंड सीएस मिस्टर आकाश राय जी। फ्रेंड्स, इस शो को शुरू करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो हमारे साथ इस शो में पहली बार जुड़ रहे हैं वो किस तरह से हमारे शो में भाग ले सकते हैं। उन्हें आपको करना सिर्फ ये है कि आपकी जो भी क्वेरीज या जो भी सवाल हैं उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फ़ोन नंबर या मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। उन्हें हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर शामिल करेंगे। और साथ ही साथ इस शो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज शो के अंत में हम लेने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों को। तो शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला विद आवर बोथ कंसल्टेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में और शुरू करते हैं आज के सवालों के सिलसिले को। हेमंत जी, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में हमारे उन दर्शकों को बताया था जिनको बिजनेस करने की समझ नहीं है और जो जीरो लेवल से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज के शो में मैं आपसे उन लोगों के बारे में जानना चाहूंगी जिन लोगों को बिजनेस करने की समझ तो है लेकिन मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से या कुछ नए टेक्नोलॉजीज आने की वजह से या फिर ये कह लीजिए उनके बिजनेस का आउटडेटेड होने की वजह से उनके बिजनेस का मार्जिन अब खत्म हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं या फिर कुछ नए टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या करें? देखिए शिल्पा जी, मैंने पिछले एपिसोड में जो बताया था ऐसे लोगों के बारे में जो लोग बिल्कुल नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और उसमें मैंने बताया था कि उन लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का। उनको ज्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ज्यादा फ्रेमवर्क फॉलो करने पड़ेंगे और ज्यादा स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे अपने अंदर। बट क्या होता है कि ऐसे लोग नए स्टार्टअप करने के लिए बहुत ही सही लोग हैं जिन लोगों के पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस को करने का। बिकॉज एक स्टार्टअप को करने में एक आइडिया चाहिए। तो ऐसे लोग जब बिजनेस करते हैं और बिजनेस कम्युनिटी में उठते बैठते हैं तो इनको नए नए आइडियाज मिलते रहते हैं। तो आइडिया ढूंढने भी कोई मुश्किल नहीं आती। फिर उसके बाद होता है टीम एग्जीक्यूशन। तो चूंकि ये उन बारीकियों को समझते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है, कैसे एक नई टीम बिल्ड की जाती है, तो ये बहुत आसानी से नए स्किल सेट को डेवलप करके अपने एम्प्लॉयज को हायर करके उनमें भी वो स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं और अपने नए आइडिया को सफल बना सकते हैं। और ऐसे केस में इन लोगों के पास ऑलरेडी फंड जुटाने के सर्कल्स होते हैं क्योंकि इतने टाइम तक बिजनेस करते हुए उनके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो जरूरत पड़ने पर उनको फंड्स दे सकते हैं। तो ऐसे केस में उनके लिए काफी आसान है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि 2008 से लेकर 2015 तक मैं एक बिजनेस करता रहा। उसके बाद जब मुझे लगा कि उसमें कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा या वो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, रिपीटेबल और स्केलेबल नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक नया आइडिया लगाया। तो ये नया आइडिया लगाने के बाद से मैं अभी तक जहां पहुंचा हूं, उस बीच में मैंने क्या क्या सावधानियां रखी वो मैं उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। भाई जैसे देखिए, जहां तक बात है आइडिया की, तो ऐसा नहीं है कि अंधों के तौर पर मैंने वो आइडिया पे सीधे भरोसा कर लिया। पहले उस आइडिया को वैलिडेट किया, कुछ सेल जनरेट की। जब मुझे कॉन्फिडेंस हुआ तब मैं और आगे बढ़ा। ऐसी टीम बिल्ड करते समय भी मैंने ट्रेडिशनल सोच को छोड़ दिया। इवन मैंने अपनी कंपनी में एचआर तक नहीं रखा। उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे और मेरे एम्प्लॉयज के बीच में अगर कोई एचआर आता है तो वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। मैं डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करूं, डायरेक्ट मैं उनसे ट्रेनिंग दूं और मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं डायरेक्ट उनको बताऊं, तो वो ज्यादा बेटर है। तो यही जो लोग अब ऐसे लोग हैं वो जब भी हायरिंग करें तो डायरेक्ट उनके टच में रहें और डे टू डे उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं, समझाएं और नई नई चीजों का ध्यान रखें। बिल्कुल, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना रहता है। हाँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब एम्प्लॉय के साथ बना रहता है तो एम्प्लॉय भी मोटिवेट फील करता है। और फिर उसके बाद ऐसे केस में मैंने एक चीज का और खास ख्याल रखा कि मैं कोई भी स्टेप लूं, कुछ भी काम करूं, उस केस में ये जरूर ध्यान रखा
कि वो सेल की तरफ ही जाए, यानी मैं ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहता जिससे सेल जनरेट ना हो। यानी कि फोकस ऑन सेल, बिकॉज आप चूंकि एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है तो आप ये अच्छी तरह से समझते हैं कि लोन ले लेके बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। कस्टमर जब तक आपको फंड नहीं करेगा, कस्टमर से जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, तब तक आप चला नहीं पाएंगे अपना बिजनेस, रन नहीं कर पाएंगे, मार्जिन नहीं मिलेगा आपको, आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, आप रिपीटेबल और स्केलेबल मॉडल नहीं बना पाएंगे। तो बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूं कि जो पास्ट में गलतियां की हैं उनको ना दोहराएं और नए आइडिया को नए तरीके से शुरू करें, लिस्ट डाउन करें क्या क्या काम करने हैं, फिर उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करें और फिर एग्जीक्यूट करें। और हेल्प करने के लिए जहां पे भी जरूरत पड़ती है, न्यू सोर्स तो है ही है, फिर आप अपने क्वेश्चंस डे टू डे एक्टिविटीज रिलेटेड इस शो के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस तरीके की तो आप हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आकाश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि अभी बात हो रही है, अभी कोरोना जैसी सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो इस सिचुएशन बहुत से बिजनेस है जो डाउन हो चुके हैं, यहाँ तक कि बहुत से बिजनेस बंद ही हो चुके हैं। अगर कुछ सेक्टर्स की बात की जाए, जैसे होटल इंडस्ट्रीज है और टूर एंड ट्रेवल्स है, तो ये इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल बंद है। तो ऐसे में इस तरह की इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए? अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोचना चाहिए? देखिए शिल्पा जी, जैसे कि अभी आपने 2-3 इंडस्ट्री का मुझे एग्जांपल दिया। बिल्कुल। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनमें बहुत फर्क पड़ता है और बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें बहुत कम फर्क पड़ता है। लेकिन सबके लिए क्वेश्चन यही होता है कि इन सिचुएशंस में, जैसे कि फिलहाल पेंडेमिक की वजह से कोरोना की सिचुएशन है, कभी मंदी की सिचुएशन होती है, सबके सामने क्वेश्चन यही होता है कि वेट एंड वॉच करें सिचुएशंस के ठीक होने का या फिर कुछ नया स्टार्ट करें। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, आपकी कंडीशंस पे। आपको अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी परिस्थितियों को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा आपके बिजनेस सेक्टर के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा या कंडीशंस ठीक होने के साथ ही आपका बिजनेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक होने के बाद भी आपके बिजनेस को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो फिर उस केस में बेटर है कि आप कुछ नया स्टार्ट करें। तो टोटली इसका आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी खुद के बिजनेस की सिचुएशंस क्या है। आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा और सिर्फ ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सिचुएशंस गुजर जाने के बाद आपका बिजनेस एकदम से पटरी पे आ जाएगा या फिर आपको उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको खुद के बिजनेस को प्रॉपर एनालाइज करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ छोटे बिजनेस की, उनमें तो ज्यादा कैपिटल लगी नहीं होती है, तो वो अपना बिजनेस फिर भी एक तरीके से स्टार्ट कर सकते, नए लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेस है उनमें पूरी कैपिटल लगी होती है, तो उनके लिए तो सिर्फ यही होता है कि वेट ही करो। फिर आप देखिए, जैसे आपका ये पॉइंट तो वैसे ठीक ही है कि अगर आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में लगा दिया है तो फिर कई बार ना चाहते हुए आपको वेट करना ही पड़ता है। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ये आपका टोटल डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर। आपने कितना बड़ा भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप एक सर्टेन लिमिट तक ही वेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन इस तरह हो गई है कि आने वाले टाइम में भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और अगर उसको मेंटेन करने के लिए और कैपिटल या और इन्वेस्टमेंट उसमें करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको वेट एंड वॉच करना है या फिर कुछ नया स्टार्ट करना है। तो टोटली आपके ऊपर यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को, अपने सेक्टर को और आने वाली परिस्थितियों को एनालाइज करिए, आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिलेगा। तो आकाश, अगर मैं बात करूं 50+ लोगों के बारे में, तो उनके तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचे तो उनके लिए उनके बिजनेस में कोई खास स्कोप नहीं होता, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है वो फुल ऑफ नई टेक्नोलॉजी के साथ होती है। तो उनको कुछ नया क्रिएटिव चाहिए होता है अपने बिजनेस में और पुराने बिजनेस में वो जाना नहीं चाहते। तो ऐसे में ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने नए जनरेशन को क्या एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करके दें? देखिए शिल्पा जी, ये जो सिचुएशन है ये लगभग सभी लोगों के साथ आती है। कोई भी बिजनेसमैन जब काफी दिनों से बिजनेस करते हुए अपना आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसका बिजनेस भी मैच्योर होता जाता है। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि टेक्नोलॉजी, मतलब आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, लोगों की डिमांड बहुत जल्दी चेंज होती है। तो ऐसे लोगों के पास एक ये मौका होता है क्योंकि वो काफी समय से बिजनेस करते आ रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस तो सेट है, तो उनके पास बिजनेस करने का एक एक्सपीरियंस होता है।
ओके। और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो एक नए तरह के प्रोडक्ट्स को, नए तरह की सर्विसेज को, नए तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए बड़ी हुई है, तो उनके पास आज की दौर की चीजों का नॉलेज होता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि अपने बिजनेस करने के एक्सपीरियंस को यूज करें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी की नॉलेज को यूज करें। Exactly. और नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिला के कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकें। Exactly. तो उससे क्या होगा कि इनका एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज 1+1 2 ना होके 1+1 11 वाला बेनिफिट मिलेगा। तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ मिलकर डिस्कस करके कुछ नया वेंचर जो कि आज की दौर की टेक्नोलॉजी का हो, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला, आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखने में भी आता है कि एक्सपीरियंस और नॉलेज अगर साथ मिल जाए तो कुछ नया ही क्रिएट होता है। काशी, जैसे कि देखने में आता है कि लोग बहुत पुराने बिजनेस करे चले आ रहे हैं, लाइक पुराने पुश्तैनी जमाने के बिजनेस होते हैं उनके, लेकिन बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के वो बिजनेस को चलाए चले जा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें याद आता है कि अब इनको रजिस्टर करा लेना चाहिए, और जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि उन्हें कई तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? इनके क्या रीजन क्या होते हैं? देखिए शिल्पा जी, क्या होता है कि हमारे यहाँ ये सिचुएशन नॉर्मल है। बहुत से लोगों का जो बिजनेस होता है बहुत पुराना होता है। उनके पुश्तैनी टाइम से बिजनेस चला आ रहा होता है, बट उनकी कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। और अब जब हम बिजनेस सेट हो चुका होता है, या फिर अब जो जनरेशन है वो ज्यादा अवेयर है, वो ये चाहते हैं कि अब इस बिजनेस को लीगलाइज किया जाए, सिक्योर किया जाए। तो उस समय जब वो अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, यानी उस नाम से बिजनेस रजिस्टर कराना चाहते हैं, उस ब्रांड को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वहां पे जाके उन्हें पता चलता है कि ये बिजनेस रजिस्टर नहीं हो सकता, ये ब्रांड नेम अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा एक्चुअली होता क्यों है कि इंडिया में आप जब भी कोई बिजनेस रजिस्टर कराना चाहते हैं, किसी ब्रांड नेम को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको उसे एक एक्ट के अंदर सिक्योर कराना होता है, रजिस्टर कराना होता है। जैसे कि अगर आपका बिजनेस का कोई नाम चला रहा है जो कि काफी पहले से चला रहा है, तो आपको उस बिजनेस नेम को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना होगा, मतलब उस नाम से आपको कंपनी बनानी होगी। तो आप आज की डेट पे आप जाते हैं बिजनेस रजिस्टर कराने, और आपको पता चलता है कि इस नेम से तो ऑलरेडी बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको नेम नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक नाम से अगर ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, तो सेम नेम से दूसरी कंपनी तो नहीं बन सकती। तो आपको बिजनेस करने के दौरान हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं वो पहले से रजिस्टर करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। इसी तरह से आपका ब्रांड नेम, इंडिया में ब्रांड नेम को सिक्योर करने के लिए आपको उसका ट्रेडमार्क कराना होता है। अब जब आप ट्रेडमार्क कराने जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि इस नाम से तो ट्रेडमार्क ऑलरेडी सबमिट है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, ये अंडर प्रोसेस है, तो वहां पे अगेन आपको प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी सिचुएशंस में आपको पहले ये देखना होता है कि जो भी बिजनेस नेम आपका प्रपोज बिजनेस नेम है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो इंडिया में बिजनेस करने से पहले आप उसे पहले प्रॉपर रजिस्टर कराइए। होता उल्टा है, हम बिजनेस करते हैं, कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि अब इसे रजिस्टर कराया जाए, बट जब रजिस्टर कराने जाते हैं तो इन रीजन की वजह से नहीं मिलता है। तो लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस को लीगल वे में स्टार्ट करने के लिए स्टेप लें। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ही अपने लीगल रजिस्ट्रेशन को पूरा करा लीजिए। आकाश जी, आपने उन लोगों के बारे में तो बताया जो नए सिरे से अपने बिजनेस को स्टार्ट कराना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या बताएंगे जो ऑलरेडी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो लोग क्या करें? देखिए शिल्पा जी, अगर आप बिजनेस काफी दिनों से करते आ रहे हैं तो उस केस में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया होता है। बिल्कुल। तो इन लोगों के पास एक सॉल्यूशन ये होता है, ऐसे लोग जिनका बिजनेस काफी पुराना है, काफी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस नेम पे कर चुके हैं, उनके पास भी एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन ये है कि अगर आपको आपके बिजनेस नेम से रिलेटेड नेम नहीं मिल रहा है इन लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो आप उससे मिलता जुलता नेम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। और ब्रांड नेम के केस में भी, जैसे कि अगर मैं ट्रेडमार्क की बात करूं तो वहां पे तो आपके पास एक लीगल ऑप्शन है प्रॉपर वे में। अगर आपका ब्रांड नेम आपको डिपार्टमेंट ने बोला है कि आपको नहीं मिल सकता है, तो वहां पे आप उस ब्रांड नेम के लिए फाइट कर सकते हैं लीगल वे में। तो अगर आप इस चीज को प्रूव कर पाए कि आप अपने ब्रांड नेम को काफी पहले से यूज कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट जो है आपकी इस अपील को एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो आपकी इस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा कि इस सिचुएशन में जबकि आप अपने ब्रांड के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो इसे एकदम से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर डिपार्टमेंट इस चीज के लिए हियरिंग करेगा, आपसे डिस्कशन करेगा, प्रॉपर आपको मौका देगा प्रूफ करने का, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कि आप प्रूफ कर पाए कि ब्रांड नेम आपको मिलना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर प्रूफ कर पाते हैं तो फिर आपको ब्रांड नेम मिल भी सकता है।
इसी तरह से अगर आपको आपकी कंपनी के लिए, ब्रांड नेम के लिए, वेबसाइट के लिए डोमेन नेम बुक कराना है तो उसमें आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। क्या होता है कि डोमेन नेम में अगर आपके पास सपोज .com नहीं मिल रहा है, आप .in ले सकते हैं, आप .org ले सकते हैं। तो तीनों ही मतलब सिनेरियो में आपके पास ऑप्शंस है। आपको कंपनी नेम अगर नहीं मिल पा रहा है, आप उससे मिलती जुलती कंपनी का नेम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं हो पा रहा है तो आप डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर फाइट कर सकते हैं, जस्टिफाइड वे में, लीगल वे में, अगर आप प्रूव कर पाए तो। और इसी तरह से अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपका ब्रांड नेम अवेलेबल नहीं है तो आपके पास तो .com, .org, .in अलग अलग वेरिएंट होते हैं, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शामिल करते हैं अब आपके द्वारा पूछे गए सवालों को अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हेमंत जी, जैसा कि हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने हमें लिख के भेजा है और इनका कॉफ़ी शॉप है। उन्होंने पूछा है कि उनकी एक नई स्टार्टअप कंपनी है और वो अपनी स्टार्टअप कंपनी के लिए टीम फाइंड कर रहे हैं, जबकि उनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें? देखिए शिल्पा जी, इसका तो सीधा सीधा जवाब है, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है ऐसे एम्प्लॉइज को हायर करने का जो टेक्निकल स्किल रखते हैं, तो ऐसे में आप किसी न किसी कंसल्टेंट की मदद ले लीजिए। बट बाकी आपके दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, टेक्निकल स्किल पर तो उनकी एजुकेशन ही फोकस करती है। अगर वो एजुकेटेड है उस हिसाब से तो वो टेक्निकल स्किल आपके साथ रहते डेवलप करेंगे। बट अगर उनमें सॉफ्ट स्किल होंगी तो टेक्निकल स्किल में एक्सपर्ट बंदा जो सॉफ्ट स्किल में उतना अच्छा नहीं है, वो आप बहुत लंबा नहीं चला पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है उनकी सॉफ्ट स्किल पर, यानी कि वो किस तरीके से लोगों से बातचीत करता है, कैसे टीम को मैनेज करता है, कैसा टीम मेंबर बन के काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टीम में नेगेटिविटी फैलाता है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले उन लोगों को अपनी टीम में से बाहर ही रखना होगा जो बाकी टीम को नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, पॉजिटिविटी नहीं फैलाते हैं टीम में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टेक्निकल स्किल पर ज्यादा फोकस ना करें। आपको टेक्निकल स्किल जांचने के लिए अगर चाहिए तो आप कंसल्टेंट्स हायर करके उनके थ्रू उनका इंटरव्यू करा सकते हैं टेक्निकल एंगल से। लेकिन सॉफ्ट स्किल पे आप खुद ही फोकस करें उनके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपने ही चलना है उनके साथ। आकाश जी, जैसे कि हमारे दो दर्शक हैं, मुनव्वर हुसैन जी और ब्रिजेश रावल जी, उन्होंने ये पूछा है कि अगर अपने बिजनेस के लिए वो अपने को-फाउंडर्स या पार्टनर्स से फंड ले या बैंक से लोन ले या फिर इक्विटी सेल करें, तो इनके लिए क्या सही रहेगा, ये क्या कर सकते हैं ऐसे में? शिल्पा जी, देखिए, जब भी बात आती है फंड रेज करने की या कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय इन्वेस्टमेंट के लिए सोचने की, तो आपके पास दो ऑप्शन होते ही हैं। या तो आप बैंक के पास जाते हैं, लोन ले सकते हैं बिजनेस के लिए, या फिर आप अपने पार्टनर्स बना सकते हैं, को फाउंडर से पैसे वगैरह अरेंज कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में दोनों ही ऑप्शंस के अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट लोन का मिल जाता है और आपको फिक्स टाइम के बाद वो विथ इंटरेस्ट लौटाना पड़ता है। उसमें इसके अलावा आपके पास और कोई जवाबदेही नहीं होती है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको लौटाना ही है विद इंटरेस्ट। और जब आप लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं उन्हें अपना पार्टनर बना के, तो उस केस में जो है आप अपने बिजनेस का कुछ परसेंटेज उनके साथ शेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आने वाले टाइम पे अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में है तो आपके प्रॉफिट के साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं, वो आपके बिजनेस में भागीदार बने हैं, शेयर होल्डर है। तो आपके बिजनेस के साथ साथ उनकी शेयर होल्डिंग भी बढ़ रही है। और इस जगह अगर आपने बैंक से लोन लिया होता तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही फिक्स अमाउंट लौटाना पड़ता है। बट इन्वेस्टमेंट आपने किसी से पार्टनरशिप के केस में ली है तो वहां पे आपको फिक्स अमाउंट नहीं लौटाना है। आपके बढ़ती हुई बिजनेस के साथ साथ आपके प्रॉफिट में उनका हिस्सा भी बढ़ता जा रहा है। बट इसका एक फायदा भी होता है, जब भी पार्टनर्स आपके बिजनेस में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फंड लेके नहीं आते हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। तो आपको उनका एक मतलब आपकी बराबरी का एक कंधा मिल जाता है आपके साथ बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए, आइडिया देने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फंडिंग चाहिए या फंडिंग के साथ साथ आपको एक ऐसा पर्सन भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए जो बिजनेस में आपकी हेल्प कर सके, विद एक्सपीरियंस आपके साथ आए। तो दोनों ही ऑप्शन है, ये सिर्फ आपको ही देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ फंड चाहते हैं या फंड के साथ एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, कोई पार्टनर भी चाहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपके लिए बेटर है, ये केस टू केस डिपेंड करता है, वो आपको ही डिसाइड करना है। बेसिकली आकाश जी, इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आपने जैसा बताया तो सही
कि इक्विटी सेल करके पार्टनर लेने का और लोन लेने के क्या फायदे और नुकसान है, बट मैं एक ही तरफ झुका हुआ हूँ। मतलब मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी इक्विटी सेल करूं या मैं किसी पार्टनर को लूं, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ज्यादातर देखा गया है पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होती। और चूंकि मैं अपना एक आइडिया लेके आया हूं, उसको मैं टेस्ट कर चुका हूं और मुझे मालूम है कि उससे मुझे आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट ही होना है, तो उस केस में मैं बैंक की तरफ ही देखता हूं। या इवन अगर मेरे साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहता है तो मैं उसको भी यही कहता हूं कि मैं पार्टनरशिप नहीं दे सकता हूं, मैं आपसे लोन ले सकता हूं, आप मेरे से इंटरेस्ट भले ज्यादा ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लोन लेने तक है। जैसा कि देखा गया है, हम पार्टनरशिप में काम करते हैं या को फाउंडर लेते हैं या इक्विटी अपनी सेल करते हैं, तो उस केस में आइडिया में इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, फिर आप अपने आइडिया को उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मैं तो हमेशा यही कहना चाहूंगा कि मजबूरी ना हो तब तक आप किसी को भी अपने बिजनेस में भागीदार ना बनाएं, क्योंकि अकेले चलने का फायदा ये है डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है, और आपने जैसा मुझे बताया कि को फाउंडर का साथ मिल जाता है या कंधा मिल जाता है, तो उस केस में मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो आपको हर बात पे सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं। उसके लिए आपको इतनी बड़ी कॉस्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है, जबकि आप इतने श्योर हैं कि आपका बिजनेस चलना ही चलना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है 1% चांस है कि बिल्कुल इनिशिएशन लेवल पर है, जीरो से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, उस वक्त अगर आप ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साथ में बिल्कुल शुरू ही कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप कुछ रास्ता चल चुके हो, 6 महीने साल भर हो चुका है, उसके बाद अगर आप किसी को मतलब इन कराना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल होता है ये कराना। मेरे हिसाब से ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके, तो ये फिर डिपेंड करता है, वो खुद अपने आप डिसीजन ले सोच समझ के कि उनको क्या करना है। आकाश जी, जैसे कि हमारे एक और दर्शक हैं आरव इंटरनेशनल, उन्होंने पूछा है कि बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ समय बाद या 1 साल के बाद भी वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस को सेम कंपनी के नेम में चेंज कर सकते हैं? शिल्पा जी, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब अपना कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, उसके कुछ समय बाद आपको ये समझ में आता है कि किसी और बिजनेस में ज्यादा अच्छा स्कोप है, या आप अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं, या फिर आपके बिजनेस में उतना स्कोप नहीं रहेगा, तो उस केस में आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करें, नई कंपनी बनाएं। आप सेम कंपनी में कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी सी लीगल फॉर्मेलिटी होती है, कंपनी के एमओए में आपको चेंज कराना होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आप चाहे तो चेंज करा सकते हैं, चाहे तो नए ऑब्जेक्टिव ऐड करा सकते हैं, और बहुत आसानी से ऑनलाइन वे में सारा काम हो जाता है। तो आप अपने सेम कंपनी के नेम पे कुछ नया बिजनेस भी कर सकते हैं। पर आकाश जी, मेरा कहना ये होता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं तो ऐसी कोई लीगल लायबिलिटी तो नहीं है कि आपको नेम चेंज करना ही पड़ेगा। पर मेरा दर्शकों को ये सजेशन है कि आप जो काम चेंज करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से नाम भी चेंज कर लें, बिकॉज नाम से आपका काम पता चलता है। कल को आप कुछ भी मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी का नाम है और 1 साल बाद उन्होंने उसमें टेक्सटाइल करना शुरू कर दिया, तो उनको रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड करके नाम बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आइडेंटिटी कुछ और बताएगी और काम वो कुछ और करेंगे। तो ये थे आज के हमारे सवाल। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू हेमंत जी हमारे शो में आने का और हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने का। तो ये था आज का एपिसोड और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरीज या कोई भी फीडबैक सजेशंस हो, उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। पर यहाँ मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम अपने चैनल पर टेलीकास्ट करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमें अपनी डिटेल्स हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके स्टार्टअप की सक्सेस होने की कामना लिए अपनी होस्ट शिल्पा गुप्ता को आज के लिए इजाजत दीजिए। आपसे फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्टे ट्यून, और हाँ, ध्यान रहे किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत सिर्फ न्यूज़ के साथ।